गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के साथ पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई 2024 को ध्यान में रख करके तैयार की गई सीरीज विश्व का नगरीयकरण का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को अन्य कई प्रकार की सीरीज उपलब्ध हो रही है, तो आप उन सभी सीरीज का अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए आज का हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो डिस्कशन किया जाएगा यह एक प्रकार से संक्षेप में डिस्कशन है। वैसे नगरीकरण की बहुत व्यापक चर्चा हम लोग अलग से कर रहे हैं, जो पीसीएस की या आप कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी की सीरीज है उसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बस संक्षेप में केवल उसके आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि नगरीकरण का जो तात्पर्य है, हम नगरीकरण कहते किसे। यहाँ पर लिखा गया है कि नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में तथ्यात्मक परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन मूलतः जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की संरचना और कार्य क्षेत्र में होता है। विशेष तौर पर भारतीय जनगणना 2011 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र को ध्यान रखिएगा, दो श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। पहली जो श्रेणी है, इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र शामिल होते हैं जहां पर नगर पालिका समिति, नगर पालिका, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड और अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति शामिल होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें वैधानिक नगर कहते हैं। इसका तात्पर्य है एक कैटेगरी हो गई वैधानिक नगर की, हो गई वैधानिक नगर की। तो वैधानिक नगर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नगर पालिका समिति है, नगर पालिका है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, नगर क्षेत्र समिति, ये सब जो होते हैं वैधानिक नगर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है, अगर उसकी हम बात करें, इसको हम कहते हैं जनगणना नगर। क्या कहते हैं? जनगणना नगर। और जनगणना नगर के अंतर्गत जो शर्त है, वहाँ के न्यूनतम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यह 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और पुरुषों की जो कार्यिक जनसंख्या है, यह न्यूनतम 75% जो जनसंख्या है यह गैर कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए। तो यदि इन तीन शर्तों को पूरा करता हुआ कोई क्षेत्र है तो उसे हम कहते हैं जनगणना नगर। तो यह डिफरेंस हो गया एक जनगणना नगर और वैधानिक नगर के मध्य में। साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए, भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ है। और इसमें भी अगर हम बात करें जो शहर में रहने वाले लोग हैं, ये 37,71,06,125 हैं, जो संपूर्ण देश की जनसंख्या का लगभग 31.16% होता है। साथ में अगर हम बात करें देश में जो अन्य हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर इतना पुरुष वर्ग है और इतनी महिला वर्ग है जो नगर में निवास करती हैं। अर्थात पुरुष वर्ग ज़्यादा हैं जो नगर में रहते हैं और महिला वर्ग कम है जो नगर में रहती हैं। इसी प्रकार नगर का एक कह सकते हैं टाइप है जिसको कहते हैं नगर संकुलन, नगर एंग्लोमेरेशन। तो यहाँ पर नगरीय संकुलन या समूह एक नगर या उससे संलग्न प्रशाखाओं या वाह्य विकासों अथवा दो या दो से अधिक, सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक भौतिक रूप में संलग्न नगरों का सतत नगरीय विस्तार होता है। नगरीय संकुल में कम से कम एक वैधानिक नगर होना, क्योंकि कह रहा है ना कि दो या दो से अधिक जो भौतिक रूप से आपस में संलग्न नगर हैं इनको हम नगरीय संकुल कहते हैं। लेकिन दूसरी शर्त यहाँ पर है कि इसमें कम से कम एक नगर जो होना चाहिए वो वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक की शर्त हम लोग पीछे देख चुके हैं। साथ में यहाँ पर कह रहा है कि और इसकी जो कुल जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा, इसकी कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 20,000 होनी चाहिए। ये भी शर्त हमारी होनी चाहिए। अर्थात पहली शर्त है कि दो या दो से अधिक, दूसरी शर्त है कि इसमें से एक नगर हमारा वैधानिक होना चाहिए, तीसरी शर्त है कि 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पॉपुलेशन यहाँ की 20,000 होनी चाहिए।
और यदि इन सभी शर्तों को वह पूरा करता है तो उसे हम लोग नगरीय संकुल का नाम देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे इसके अंतर्गत जो उदाहरण हमको देखने को मिलता है, बृहद मुंबई संकुलन, दिल्ली संकुलन, ये सब एक संकुलन के उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जिसको हमको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर लिखा है कि जो वैधानिक नगर हैं 2001 में, वैधानिक नगर भारत में कितने थे? 3799। वर्तमान में ये हो चुके हैं 4041। इसमें 242 नगर की वृद्धि हुई है। वैधानिक नगर की ये बात हो रही है। जबकि जनगणना नगर अगर आप देखें तो जनगणना नगर जो 2001 में 1362 थी, वो वर्तमान में बढ़ करके 3894 हो चुकी है, जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार जो हमारे कुल नगर हैं, कुल नगर का तात्पर्य वैधानिक नगर और जनगणना नगर को यदि ऐड किया जाए तो हमारे मिलते हैं टोटल नगर की संख्या। वर्तमान में जो टोटल नगर हैं ये हैं 7935, जिसमें कितने की वृद्धि देखी गई है? 2774 की, 2001 की तुलना में। इसी प्रकार जो भारत में नगरीय संकुल हैं, अर्थात जो यहाँ पर वृद्धि देखी गई है, यह 384 से 475 हुआ है। 91 नगरीय संकुल भारत में बढ़े हैं पिछले 10 वर्षों में। और जो प्राशाखाएं हैं, इसमें कितने की वृद्धि हुई है? मात्र 19 की, अर्थात 962 से बढ़ करके 981 नगर प्राशाखाएं यहाँ पर विद्यमान हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें कि देश के नगरीय ढांचे में शामिल कुल नगरीय संकुलों या नगरों की संख्या जो है यह 6166 है। ये बात हमको ध्यानपूर्वक रखनी है। और इसके अतिरिक्त जो हैं ये केवल नगर हैं। क्या हैं? नगर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि नगरीय संकुल या नगरों की संख्या के दृष्टिकोण से अगर ध्यान दें हम, तो सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर 64 आपके ऐसे नगर देखने को मिलते हैं। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। और टोटल भारत में जो इस प्रकार के नगरीय संकुल या नगरों की संख्या है, इनकी संख्या कितनी है? 468 है। यहाँ पर 10 लाखीय अगर नगरों की हम बात करें तो 10 लाखीय नगर जो टोटल भारत में हैं, 10 लाख से ऊपर वाले, इनकी संख्या टोटल है 53। लेकिन इसमें भी जो 10 लाख से 40 लाख के मध्य वाले हैं, इनकी संख्या 44 है। और जहाँ की पॉपुलेशन 40 लाख से भी अधिक है, ऐसे नगरों की संख्या है भारत में 9। अगर यहाँ पर देखा जाए कितनी पॉपुलेशन निवास करती है, तो 40+ लाख वाले जो नगर है, यहाँ पर 3.23 पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। और 10 से 40 लाख के मध्य में 4.95% की वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक और आंकड़े की, तो 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले ऐसे नगरीय संकुलन जो मात्र नगर निगम या समकक्ष क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना में संगणित किए गए हैं, की संख्या भारत में कितनी है? तो 497 है। तो यहाँ पर आपको इस आंकड़े में और इस आंकड़े में अंतर को स्पष्ट रखना है। यहाँ पर 468 आंकड़ा है, जबकि यह किस आधार पर दिया है? नगरीय संकुलन या नगरों की संख्या के आधार पर। जबकि यहाँ पर जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ऐसे नगरीय संकुलन, ध्यान रखिएगा, ऐसे नगरीय संकुलन जो मात्र नगर निगम या समकक्ष क्षेत्र की जनगणना के आधार पर होते हैं। इसका तात्पर्य है इसकी संख्या उसकी तुलना में अधिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी शर्त है यह है मात्र नगर निगम या समकक्ष क्षेत्र की। इस आधार पर इसकी संख्या हो जाती है 497। यहाँ पर अगर वर्ग 1 का हम नगर की बात करें तो भारत में वर्ग 1 के जो नगर हैं इनकी संख्या है 468 है, जैसा हम लोग देख रहे हैं। और इसके अंतर्गत सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। यहाँ पर अगर 2001 से 11 के मध्य की हम बात करें तो जैसा आप पीछे आंकड़ा देख रहे हैं वही आंकड़ा यहाँ पर भी लिखा गया है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 हमारे महानगर हैं, यहाँ पर देश की नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो लगभग 23.8% पॉपुलेशन ऐसे 9 महानगरों में निवास करती है। और 2001 से 11 के दशक में जो 9 महानगर हैं, यहाँ पर कितनी वृद्धि है? इसका भी आंकड़ा पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 53 बिलियन प्लस वाले नगरीय संकुल हैं, इसमें सर्वाधिक नगरीय संकुलन या नगर जो हैं यह उत्तर प्रदेश और केरल में है। तो 53 यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या,
यहाँ पर 7 ऐसे नगर हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और 7 ऐसे नगर हैं जो केरल के हैं। इसके पश्चात महाराष्ट्र के 6 नगर इसमें शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के 4-4 हैं। तो सर्वाधिक मिलियन प्लस वाले जो नगर हैं यह उत्तर प्रदेश केरल में हैं, उसके पश्चात महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु का नंबर आता है। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर कि मात्र नगर निगम या समकक्ष क्षेत्र के आधार पर जो 9 महानगर की हम अनुक्रम स्थिति देखते हैं जिनकी पॉपुलेशन 4 मिलियन से अबव है अर्थात 40 लाख से अधिक है, इसके अंतर्गत बृहद मुंबई आता है, दिल्ली आता है, बंगलुरु है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, कोलकाता, सूरत और पुणे। यहाँ पर आप पुणे को थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि पुणे यहाँ पर गिना तो जा रहा है लेकिन इसकी पॉपुलेशन आप देख रहे हैं 31,20,000 के आसपास है, जबकि आपको हमने पहले ही कहा था कि जो 40 लाख से ऊपर वाले हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, जबकि यहाँ पर आपको एक अपवाद मिल रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार जो मेगा सिटी की संकल्पना है, मेगा सिटी हम किसे कहते हैं तो यूनाइटेड नेशन का जो संघ है इसके अनुसार जो परिभाषा है कि 10 मिलियन प्लस अर्थात 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं उनको हम मेगा सिटी का दर्जा प्रदान करते हैं, जबकि भारत में यह दर्जा जो प्रदान किया गया है ये 2011 से, अर्थात 2011 से पूर्व भारत में जो यह 10 मिलियन का आंकड़ा था भारत इसको नहीं मानता था, बल्कि भारत इसके स्थान पे क्या मानता था 40 लाख। अर्थात भारत इससे पूर्व जो मेगा सिटी का एक दायरा था उसका लिमिट लगाया था 40 लाख प्लस पॉपुलेशन वाले नगर, लेकिन वर्तमान में जो 2011 के अनुसार है यहाँ पर बात हो गई ऐसे नगर जहाँ की पॉपुलेशन 10 मिलियन से अधिक है, जो यूनाइटेड नेशन का पैरामीटर है, उसी के आधार पर भारत ने भी अपना एक मेगा सिटी का यहाँ पर दायरा घोषित किया। साथ में यहाँ पर अगर देखें हम कि देश के यहाँ पर 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुलों में से 3 ऐसे नगरीय संकुलन हैं जो मेगा सिटी के दायरे पे फिट बैठते हैं। इसके अंतर्गत कौन है? एक है बृहद मुंबई, एक है दिल्ली और एक है कोलकाता। जहाँ का पॉपुलेशन आप देख सकते हैं लगभग 1 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन आपके बृहद मुंबई की है, 1 करोड़ 60 लाख जो जनसंख्या है यह दिल्ली की है और कोलकाता की 1 करोड़ 40 लाख। यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि 2001 में उक्त तीनों शहरों का जो अनुक्रम है यहाँ पर क्या है, पहले मुंबई था, फिर कोलकाता था और उसके पश्चात दिल्ली था। इस डिफरेंस को आप समझिएगा, जबकि वर्तमान में क्या हो गया है, मुंबई हो गया है, उसके पश्चात कोलकाता है। पहले क्या था 2001 में सबसे ज़्यादा किसका था, मुंबई, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, जबकि वर्तमान में मुंबई हो गया, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता। इस डिफरेंस को आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। और भारत के वर्ग 1 के नगरों में अगर सर्वाधिक वृद्धि देखी जाए तो इसी श्रेणी में पाया गया है। वर्ग 1 के जो नगर हैं इसके अंतर्गत ऐसे नगर को शामिल किया जाता है जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख होती है। यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों की हम बात करें जिनकी संख्या 7 है तो ये कौन कौन से हैं? यहाँ पर सबसे पहले मिलता है कानपुर नगरीय संकुलन, इसके पश्चात मिलता है लखनऊ नगरीय संकुलन, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। ये सब ऐसे नगरीय संकुल हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि मात्र नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर महानगर की संख्या एवं उनकी जनसंख्या का क्रम जो यहाँ पर है, यहाँ पर लखनऊ आता है, कानपुर है, गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है और इलाहाबाद। जबकि शीर्ष 5 जो शहरी जनसंख्या वाले परसेंटेज के आधार पर राज्य हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। इन सब के नाम को भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर शीर्ष 4 जो शहरीय जनसंख्या वाले यहाँ पर संघीय राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले दिल्ली आता है जहाँ की 97.5% पॉपुलेशन कैसी है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन और दीव है। लेकिन अगर हम बात करें मात्र नगर निगम समकक्ष क्षेत्र के आधार पर 9 महानगरों में से, जैसा हमने पहले ही कहा है, इन 9 महानगरों में से पुणे ऐसा महानगर है जहां की पॉपुलेशन 3.12 मिलियन अर्थात 40 लाख से कम है।
यहाँ पर 2001 से 2011 के दशक में भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। ये भी आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार देश में नगरीय जनसंख्या की गहनता वृद्धि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, अपेक्षाकृत बड़े नगरों में बढ़ी है, क्योंकि लोगों का पलायन बड़े नगरों की तरफ अधिक हुआ। इसी प्रकार भारत में जो असंतुलित लिंगानुपात है सामान्यतया उत्तरी नगरों में अधिक मिलता है। तो यह कारण क्या है कि उत्तरी नगर में लिंगानुपात ज़्यादातर बढ़ा है? उसके पीछे भी अन्य कई कारण हैं जिसकी चर्चा हम लोग कालक्रम में करेंगे। इसी प्रकार जो पश्चिमी नगर हैं, पश्चिमी नगरों की अपेक्षा जो पूर्वी नगर हैं ये बिखरे हुए हैं। इसका तात्पर्य पश्चिम के नगर में केंद्रीकरण की भावना ज़्यादा है और पूर्वी नगरों में बिखराव ज़्यादा देखने को मिलता है। देश के पश्चिमी नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुत्तर विस्थापन होता है। ये भी बात हमको ध्यानपूर्वक समझ लेनी है। साथ में यहाँ पर नगरों के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं जिसके बारे में यहाँ पर लुइस मम्फोर्ट ने बताया है 1938 में, और यहाँ पर इन्होंने 6 अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहली अवस्था होती जिसको कहते हैं इयोपोलिस, अर्थात यह पूरी तरीके से नगर की प्रारंभिक अवस्था है जहाँ पर कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्यों के विकास के कारण गाँव का विकास हुआ। बड़े बड़े एवं केंद्रीय गाँवों में शिक्षा, संस्कृति एवं कला आदि का विकास होता है। यह नगर की बहुत प्रारंभिक अवस्था होती है। उसके पश्चात नगर की दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है जिसको कहते हैं पोलिस। क्या कहते हैं? पोलिस, अर्थात बड़े गांव या कस्बे का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार जो मेट्रोपोलिस होते हैं, यह अवस्था में नगर का आकार बृहद हो जाता है और बृहद स्तर पर कारखाने, शिक्षा संस्थान, व्यापारिक संस्थानों की स्थापना की जाती है। और अगर हम तीसरे की बात करें, चौथा की, यहाँ पर होता है मेगालोपोलिस। यह नगर की चरम अवस्था को बताती है। किसको बताती है? नगर की चरम अवस्था को बताती है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है बड़े बड़े नगर हैं, बर्मिंघम है, टोक्यो है, याकोहामा है, ये सब इस अवस्था में पहुँच चुके हैं। साथ में टायरेनोपोलिस जो है, टायरेनोपोलिस, यह नगर की 5वीं अवस्था है जिसमें मानव जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सर्वत्र प्राश्रयता का विकास हो जाता है। नगर की समस्याएं काफ़ी अधिक बढ़ जाती हैं। नगरों में खुले स्थान का अभाव, मकानों की कमी, सड़कों पर अनियंत्रित भीड़भाड़ जैसी समस्याएं चरम अवस्था पर पहुंच जाती। इस अवस्था में नगर के पार्श्व का पतन प्रारंभ हो जाता है। ये हमको ध्यानपूर्वक याद कर लेना। इसी प्रकार जो छठी अवस्था होती है इसको कहते हैं नेक्रोपोलिस। इस अवस्था में नगर का पतन प्रारंभ हो जाता है। यह पतन किसी न किसी ऐसे कारण से होता है जो मानव की शक्ति से परे होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, दुर्भिक्ष है, महामारी है, युद्ध है आदि के फलस्वरूप कब्रिस्तान के समान लगने लगते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में नगर अपनी मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। और इसी प्रकार नगर की एक व्याख्या ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार भी बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है इसकी पहली अवस्था होती है पूर्व शैशवावस्था, उसके पश्चात जो दूसरी अवस्था होती है उसको कहते हैं शैशवावस्था, तीसरी अवस्था को कहते हैं बाल्यावस्था। यहाँ पर बहुत संक्षेप में बहुत बेहतर तरीके से लिखा गया है जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार पढ़ करके समझ सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे तो किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था है, उत्तर प्रौढ़ावस्था है और वृद्धावस्था। ये 7 अवस्थाएं ग्रिफिथ टेलर ने बताए हैं नगर के, और 7 ही अवस्था की चर्चा, 7 नहीं बल्कि 6 अवस्था की चर्चा की गई है किसके माध्यम से? तो आप कहेंगे लुइस मम्फोर्ट महोदय के अनुसार से। तो यहाँ पर इन नगरों के कुछ टाइप बताए गए हैं जिसके बारे में हमको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे नगरीय अधिवासों के जो प्रकार हैं या जनगणना के अनुसार क्या हैं इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना है। कस्बा हम किसे कहते हैं? जहाँ की जनसंख्या 500 से 1000 या इससे अधिक होती है उसको कहते हैं कस्बा। जबकि जनगणना नगर का जो पैरामीटर है वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, लेकिन कस्बा 500 से 1000 के मध्य होता है। नगर हम किसे कहते हैं? जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। और भारत की आधे से अधिक जो नगरीय जनसंख्या है इसी प्रकार के नगर में रहती है। महानगर किसे कहते हैं? अर्थात मेट्रोपॉलिटन किसे कहते हैं? जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, जिसकी संख्या भारत में कितनी है? 53 है। मेगालोपोलिस किसे कहते हैं? मेगालोपोलिस का जो यहाँ पर टर्म है यह 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगालोपोलिस कहा जाता है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में 2011 की जनगणना में ऐसी सीमा 40 लाख रखी गई थी। ऐसी सीमा कितनी रखी गई थी? 40 लाख रखी गई। और इस दायरे में भारत में कितने शहर हैं? 9 शहर थे, जबकि 2011 में ऐसे शहर कितने थे? 7 थे। तो यहाँ पर आपको इन सब टर्मों को बहुत व्यापक ढंग से समझ लेना है। इसी प्रकार जो अमलैंड होता है, अमलैंड का जो तात्पर्य है, नगर अपने आसपास कुछ क्षेत्रों की सेवा करता है और बदले में उस क्षेत्र की सेवाएं प्राप्त करता है। जितने ग्रामीण क्षेत्र का नगर से प्रभाव संबंध होता है, उतने क्षेत्र को नगर का अमलैंड कहते हैं। इसकी बहुत व्यापक चर्चा नगरीकरण जो टॉपिक है हमारे स्कूल के अंतर्गत, उसमें हम लोग समझेंगे। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय जनगणना विभाग द्वारा नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया। यहाँ पर जो प्रथम वर्ग का नगर होता है, यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख या उससे अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? शहर कहते हैं। द्वितीय जो वर्ग होता है, यहाँ की पॉपुलेशन 50,000 से लेकर के 99,000 तक। तृतीय वर्ग के जो नगर होते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से लेकर के 49,000 तक। चतुर्थ वर्ग के जो नगर हैं, इनकी पॉपुलेशन 10,000 से लेकर के 19,999। और पांचवें वर्ग के जो नगर होते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन 5,000 से लेकर के 9,999 तक। और जो छठे वर्ग के नगर होते हैं, इनकी पॉपुलेशन 5,000 से कम होती। तो ये यहाँ पर नगरों के कुछ वर्गीकरण है, किसके अनुसार? तो भारतीय जनगणना के अनुसार। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ग 4, 5, 6 को लघु नगरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यहाँ पर भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक भाग जो है, यह प्रथम श्रेणी के नगरों में रहता है। तथा यहाँ पर एक बात और है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के नगरों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के 4 और 5 वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति जारी है। तो यह इसके विषय में भी कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यानपूर्वक याद रखना। इसी के साथ हम आज का जो क्लास है इसको समाप्त करेंगे और कल हम लोग पुनः एक नए क्लास को शुरू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।